जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता ने मुझे ड्रैगन के घोंसले से बाहर निकाल दिया। और इतना ही नहीं, वे हर समय मुझे मार डालना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने मुझे दुनिया के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर डंगोनन में फेंक दिया ताकि मैं वहीं मर जाऊं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं और मेरा बड़ा भाई एक दुर्लभ जुड़वां अंडे से पैदा हुए थे। मुझे लगा था कि जन्म लेते ही मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली जाति का हिस्सा बन गया हूं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ड्रैगन जाति में एक क्रूर परंपरा है। एक बार में पैदा हुए 2 बच्चों में से सिर्फ एक को ही पाला जाता है। कमजोर बच्चे को खा लिया जाता है। यही प्रकृति का नियम माना जाता है। हालांकि मेरे माता पिता ने मुझे सीधे खाने का फैसला नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे मौत की ओर जाने वाला दूसरा रास्ता जरूर दे दिया, और इसे भी उन्होंने मेरे बड़े भाई के भले के लिए बताया। एक रात लंबी सोच विचार के बाद उन्होंने मुझे सीधे उस खतरनाक डंगोनन में फेंक दिया। यहाँ शक्तिशाली मॉन्स्टर हर तरफ घूमते थे। मेरा दुर्लभ और उच्च श्रेणी का ड्रैगन रक्त उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं था। इसलिए मेरे माता पिता को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि मैं कभी बड़ा होकर उनसे बदला लूंगा, और सच भी यही था। यहाँ मेरी लड़ने की ताकत लगभग शून्य थी। जिंदा रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं अपने छोटे शरीर का फायदा उठाकर गुफाओं में छिपता रहा, जिसकी वजह से बड़े मॉन्स्टर मुझे ढूंढ नहीं पाए। लेकिन कई दिनों तक बिना खाए पिए रहने से मेरी जान धीरे धीरे निकल रही थी। जब मैं भूख से बेहाल होकर खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी अंधेरी गुफा में अचानक मुझे दूध जैसी हल्की खट्टी गंध महसूस हुई। हालांकि उसकी महक थोड़ी खट्टी और बदबूदार थी, लेकिन मेरी ड्रैगन प्रवृत्ति मुझे बता रही थी कि यह भोजन की गंध है, और ऐसी विशेष गंध सिर्फ ड्रैगन ही सूंघ सकते थे। उस समय मैं किसी खतरे की परवाह करने की स्थिति में नहीं था। कुछ गुफाएं पार करने के बाद आखिरकार मुझे उस गंध का स्रोत मिल गया। वह एक विशाल गोलाकार गुफा थी। गुफा के बीचों बीच लगभग 20 मीटर लंबी एक ड्रैगन लेटी हुई थी। वह लेवल 28 की एक सब स्पीशीज अर्थ ड्रैगन थी। ऐसी ड्रैगन जो सिर्फ एक छींक मारकर मुझे खत्म कर सकती थी। गंध का स्रोत भी वही थी। उसके पास मेरे ही आकार के 3-4 छोटे ड्रैगन बच्चे उसकी माँ का दूध पी रहे थे। हालांकि वह असली ड्रैगन नहीं थी, लेकिन उसके अंदर ड्रैगन का खून जरूर था, और सबसे जरूरी बात, उसका दूध मैं भी पी सकता था। मैं धीरे धीरे परछाइयों का सहारा लेते हुए उसके पेट के पास पहुंचा। जब मैंने चारों बच्चों को देखा तो मेरे मन में एक आशा जगी। शायद वे अभी अभी पैदा हुए थे, क्योंकि उनकी आंखें तक नहीं खुली थीं। इसका मतलब था कि मेरी चोरी शायद पकड़ी नहीं जाएगी। जब मैंने यह सुनिश्चित कर लिया कि माँ ड्रैगन मुझे नोटिस नहीं कर रही, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने तुरंत दूध पकड़ लिया और तेजी से पीने लगा। उधर सो रही ड्रैगन माँ अचानक थोड़ा चौंकी। उसने मन ही मन सोचा, आज कौन सा बच्चा इतना जोर से दूध पी रहा है। लेकिन एक माँ होने के नाते उसे लगा कि बच्चे का अच्छी तरह खाना अच्छी बात है, इसलिए उसने आंखें भी नहीं खोली। जैसे जैसे दूध मेरे शरीर में जाता गया, मेरे ठंडे पड़ते शरीर में गर्मी लौटने लगी, और मेरा लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। शायद मौत के मुंह से लौटने की राहत थी, या फिर उस विशाल ड्रैगन की गोद की गर्माहट थी। मेरा तनाव धीरे धीरे खत्म हो गया, और कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में सो गया। पता नहीं कितना समय बीता कि अचानक मेरी गर्दन में तेज दर्द हुआ और मेरी आंख खुल गई। अगले ही पल एक विशाल सुनहरी आंख मेरे पूरे दृश्य पर छा गई। वह आंख इतनी बड़ी थी कि उसका व्यास मेरे पूरे शरीर से भी ज्यादा था। वह ड्रैगन माँ मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे वह अभी आग उगल देगी। उस पल मैं सिर्फ यही प्रार्थना कर सकता था कि अगर वह मुझे खाने वाली है तो जल्दी खा ले, ताकि दर्द कम हो। मैंने अपनी चारों टांगें समेट लीं और आंखें बंद कर लीं, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। जब मैंने धीरे से आंखें खोलीं तो देखा कि वह मुझे नहीं देख रही थी। उसकी नजरें अपने बच्चों पर थीं। चारों बच्चे मेरे आसपास खड़े थे और मुझे घूर रहे थे। तभी ड्रैगन माँ की आंखों में बदलाव आया। गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी जगह दया ने ले ली। फिर दया भी एक तरह की बेबसी में बदल गई। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और मुझे धीरे से अपने बच्चों के बीच वापस रख दिया। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। इसके बाद वह फिर से लेट गई और सोने लगी। उधर चारों छोटे ड्रैगन ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन्हें कोई नया भाई मिल गया हो। वे मेरे चारों तरफ घूमने लगे, कभी मुझे सूंघते और कभी चाटते। लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरा माथा ठनक गया। माँ सच में इसे गोद लेने वाली है? ये कितना अजीब दिखता है, लगता है किसी एलियन और छिपकली का बच्चा हो। जब मैंने ध्यान से उनकी बातें सुनी तो समझ आया कि वे मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। गुस्से में मैंने जोर से चिल्लाकर जवाब दिया। अगले ही पल चारों बच्चे सन्न रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं बात कर सकता हूँ। मुझे भी तभी पता चला कि लेवल बढ़ने के बाद मैंने टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की क्षमता अनलॉक कर ली है। अब मैं दूसरे मॉन्स्टर्स की भाषा और वे मेरी भाषा समझ सकते थे। इस तरह मैं उस गुफा में अगले 3 दिन तक रहा, और धीरे धीरे उन चारों बच्चों के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। हालांकि वे चारों हर समय मेरा मजाक उड़ाते रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे परेशान नहीं किया। बल्कि क्योंकि मैं उनसे छोटा, कमजोर और दिखने में अजीब था, तो वे हमेशा मेरी रक्षा करते थे। रात को सोते समय भी चारों मुझे बीच में लेकर सोते ताकि मैं सुरक्षित रहूं। अगर बाहर से कोई हल्की सी आवाज भी आती तो वे तुरंत मेरे सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते और फिर मुझे डांटते हुए कहते, अरे कमजोर, पीछे हट जाओ और कोई आवाज मत करना, बस चुपचाप हमारे पीछे रहो। हालांकि सच यह था कि उनकी ताकत मुझसे बहुत कम थी। मैंने चोरी छिपे उनका स्टेटस कई बार चेक किया था। उस समय मेरा लेवल 9 तक पहुंच चुका था, जबकि वे चारों अभी सिर्फ लेवल 4 के आसपास थे। मैं एक दुर्लभ
सब सुपर मॉन्स्टर था, इसलिए मेरी ग्रोथ स्पीड उनसे कहीं ज्यादा थी। लेकिन मैंने कभी उन्हें यह सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि उनके मन में मेरी रक्षा करने की जो भावना थी वह मुझे बेहद अच्छी लगती थी। धीरे धीरे मैंने इस परिवार को अपना परिवार मान लिया। कम से कम ये लोग मेरे असली माता पिता से लाख गुना बेहतर थे। लेकिन इस सुखद जीवन में एक कमी थी। मैंने कभी भी ड्रैगन माँ के साथ खुलकर बात नहीं की। चाहे मैं कितनी भी बार उसे नमस्ते कहता, वह बस मेरी तरफ एक नजर डालती और फिर मुझे अनदेखा कर देती। शायद उसके लिए मैं हमेशा एक बाहरी जीव ही था। मुझे लगा था कि यह शांत जीवन हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। उस दिन एक भयानक राक्षस हमारी गुफा में घुस आया। वह लेवल 35 का एक विशाल कोडो बीस्ट था। उसकी 4 लाल आंखें भूख से चमक रही थीं और वे सीधे चारों ड्रैगन बच्चों पर टिकी हुई थीं। उसे देखते ही ड्रैगन माँ समझ गई कि यह शिकार करने आया है। उसने तुरंत अपनी पूंछ घुमाई और हम 5 बच्चों को गुफा के एक कोने में धकेल दिया। फिर वह खुद उस दैत्य के सामने खड़ी हो गई। अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। कोडो बीस्ट के विशाल सींग सीधे ड्रैगन माँ के सीने में घुस गए। खून फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा, लेकिन इसके बावजूद उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अपने दोनों पैरों को जमीन में गाड़कर वह पूरी ताकत से दुश्मन को रोकने लगी। फिर उसने अपने पंजों से कोडो बीस्ट की गर्दन जकड़ ली और उसकी पीठ में अपने दांत गड़ा दिए। एक ही झटके में उसने मांस का बड़ा टुकड़ा नोच डाला। दोनों विशाल दैत्य पूरी ताकत से लड़ रहे थे। उनकी टक्कर से पूरी गुफा कांप उठी। छत से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगे। गुफा धीरे धीरे ढहने लगी। यह देखकर मैं तुरंत हरकत में आ गया। मैंने उछलकर गिरते हुए पत्थरों को तोड़ना शुरू किया, लेकिन पत्थरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। चारों बच्चों को बचाने में ही मेरी पूरी ताकत लग रही थी। मेरे पास ड्रैगन माँ की मदद करने का समय नहीं था, और सच कहूं तो मैं उसकी मदद कर भी नहीं सकता था। मेरे हमले उस विशाल कोडो बीस्ट के लिए मच्छर के काटने से ज्यादा कुछ नहीं थे। अचानक कोडो बीस्ट पागलों की तरह गरजा और पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसका विशाल सींग ड्रैगन माँ के सीने को चीरता हुआ आर पार निकल गया। उस क्षण ड्रैगन माँ समझ गई कि उसकी मौत तय है। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी नजर अपने बच्चों पर पड़ी और फिर मुझ पर पड़ी। उसने देखा कि मैं अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों की रक्षा कर रहा था। उसकी आंखों में पहली बार संतोष दिखाई दिया, मानो वह मन ही मन कह रही हो, अच्छा हुआ मैंने उस दिन तुम्हें नहीं खाया। अगले ही पल उसकी आंखें खून से भर गईं। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठी की और अपना सिर कोडो बीस्ट के सिर पर दे मारा। धड़ाम! यह हमला इतना भयानक था कि पूरी गुफा गूंज उठी। ड्रैगन माँ की खोपड़ी टूटकर अंदर धंस गई। उसका जबड़ा चकनाचूर हो गया। लेकिन कोडो बीस्ट की हालत भी बेहतर नहीं थी। उसके सिर के पीछे एक विशाल गड्ढा बन गया। दोनों राक्षस दर्द से चीख उठे और फिर दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। युद्ध समाप्त हो चुका था और गुफा का ढहना भी रुक गया। मैं तुरंत दौड़कर ड्रैगन माँ के पास पहुंचा, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसका सिर लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका था। कोई भी समझ सकता था कि अब उसे बचाना असंभव है। तभी उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें टूट रही थीं। टूटा हुआ जबड़ा उसकी आवाज को अस्पष्ट बना रहा था, लेकिन फिर भी उसने पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? ये पहली बार था जब मैंने उसे बोलते सुना था। उसकी आवाज में सिर्फ एक माँ की चिंता थी। मेरे गले में शब्द अटक गए, क्योंकि मैं सच जानता था कि उसके चारों बच्चे मर चुके थे। गुफा के ढहने के दौरान गिरते हुए पत्थरों ने उन्हें कुचल दिया था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। मैंने हर संभव पत्थर रोका था, लेकिन मैं सब कुछ नहीं रोक पाया। मैं खुद तो किसी तरह बच गया था, लेकिन वे चारों नहीं बच सके। और तभी मेरे दिमाग में उन दिनों की यादें घूमने लगीं, जब वे चारों हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। वे मुझे अपना भाई मानते थे, जो हर रात मेरी रक्षा करते थे। कुछ मिनट पहले तक वे हंस रहे थे, खेल रहे थे, और अब वे सब सिर्फ टूटे हुए पत्थरों के नीचे दबे हुए मृत शरीर बन चुके थे। मेरे बच्चे, क्या वे ठीक हैं? उपप्रजाति की धरती ड्रैगन माँ की दोनों आंखें पहले ही चकनाचूर हो चुकी थीं। अपनी आखिरी सांसों के सहारे उसने यह सवाल पूछा। उसकी आवाज में केवल अपने बच्चों की चिंता थी। मेरे भीतर अचानक अपराध बोध का एक विस्फोट हुआ, मानो कोई बम मेरे सीने में फट गया हो। मैंने अपनी सारी पीड़ा को निगल लिया, दिल में उठ रहे दुख को जबरदस्ती दबाया और जितनी नरमी से संभव था उतनी नरमी से कहा, चिंता मत करो, वे सिर्फ बेहोश हुए हैं, सब सुरक्षित हैं। ये सुनते ही धरती ड्रैगन माँ के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान उभर आई। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, मेरे मरने के बाद मुझे खा लेना। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने कहा, हम सब इस डंगोअन में जन्मे हैं। यह हमारा जन्मजात अभिशाप है। यहाँ कोई भी संसाधन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यही आखिरी पोषण है जो मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ। उसने टूटी हुई सांसों के बीच आगे कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जैसे शक्तिशाली ड्रैगन ने इस डंगोनन में क्यों जन्म लिया, लेकिन मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। बदले में सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उसका कांपता हुआ शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। वह और कुछ नहीं कह सकी। जीवन की सारी चमक उसकी देह से गायब हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी अपने बच्चों के सुरक्षित होने की खुशी की मुस्कान थी। वह बहुत शांति से इस दुनिया से चली गई। उसके शरीर से बहता रक्त जमीन में समा गया। पूरा गुफा क्षेत्र मृत्यु जैसी खामोशी में डूब गया। मेरा मुंह खुला रह गया। मैं रो भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं रोता तो मेरी आवाज दूसरे राक्षसों को आकर्षित कर लेती। लेकिन मेरे दिल के भीतर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। जिस अर्थ ड्रैगन ने मुझे पाला था, जो 4 बच्चे हर दिन मेरे साथ खेलते थे, एक पल में वे 5 लाशों में
बदल चुके थे। जिस माँ ने पहली बार मुझसे बात की, उसका पहला वाक्य ही उसका अंतिम विदाई संदेश बन गया। मेरे जीवन में पहली बार इतनी गहरी असहायता महसूस हुई, मानो कोई विशाल बाढ़ मुझे पूरी तरह निगल रही हो, लेकिन वास्तविकता ने मुझे दुख में डूबने का अवसर नहीं दिया। अचानक एक भीषण विस्फोट की आवाज गूंजी। जिस सब स्पीशीज कोडो दैत्य को मैं मृत समझ रहा था, वह कांपता हुआ फिर से खड़ा हो गया। साथ ही उसने विजेता जैसी गर्जना की। उसकी नजरों में मैं केवल एक कमजोर ड्रैगन शावक था, कोई खतरा नहीं। लेकिन मैंने सिर झुका लिया और अपने पंजे कसकर भींच लिए। मेरी आवाज कांप रही थी, पर उसमें डर नहीं था, केवल असीम हत्या की इच्छा थी। कोडो दैत्य, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। ये कहते ही मैंने जोरदार गर्जना की और उसकी ओर टूट पड़ा। कोडो दैत्य ने कभी नहीं सोचा था कि आखिरी बचा हुआ ड्रैगन शावक उस पर सीधा हमला करेगा। वह तो अपने आसान शिकार का आनंद लेने ही वाला था। मैं जानता था कि उसकी मोटी चमड़ी को भेदना मेरे लिए लगभग असंभव था, लेकिन एक रास्ता मौजूद था। दरअसल मेरी पालक माँ पहले ही मुझे जीत का रास्ता दे चुकी थी। उसके सिर के पीछे जो गहरा घाव था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैं बिजली की तरह आगे बढ़ा और एक चमकती हुई रेखा बनकर उसके पीछे पहुंचा। अपने पंजों को पूरी सीमा तक फैलाया और पूरी ताकत से घाव में घुसा दिया। फिर मैंने उसे और फाड़ना शुरू कर दिया। मेरे भीतर उबलता हुआ क्रोध अपने चरम पर पहुंच चुका था। अब मेरे दिमाग में केवल एक ही विचार था, उसे मारना। लेकिन समस्या यह थी कि यह कोडो दैत्य कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसका लेवल 88 था। उसकी रक्त रेखा भी अत्यंत शक्तिशाली थी। मैं सामान्य परिस्थितियों में अपने लेवल से ऊपर के शत्रुओं से लड़ सकता था, लेकिन हमारे बीच का अंतर बहुत बड़ा था। और तभी जब जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी केवल एक पल की रह गई थी, अचानक एक विशाल नीली ऊर्जा की किरण उसके ऊपर गिरी। कोडो दैत्य उसी क्षण गायब हो गया। मैंने चौंक कर ऊपर देखा और अगले ही पल मेरी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसने मेरी आत्मा तक जमा दी। सैकड़ों मीटर ऊंचा एक विशाल जीव धीरे धीरे मेरे सामने प्रकट हो रहा था। उसका चेहरा किसी भेल जैसा था। उसका शरीर इतना विशाल था कि मैं एक नजर में उसका पूरा आकार भी नहीं देख पा रहा था, मानो एक विशाल भेल के शरीर पर 4 पैर उग आए हों। उसके सामने मैं धूल के कण से भी छोटा था। मेरे सामने तुरंत आंकड़े उभर आए। नाम लेवायथन स्तर 355 श्रेणी, पौराणिक स्तर का सर्वोच्च राक्षस। और सबसे भयावह बात, मेरी स्थिति स्क्रीन के नीचे पहली बार 2 चेतावनियां दिखाई दी। यह प्राणी संपूर्ण भूमिगत डंगोनन का अंतिम शासक है। इसके विरुद्ध युद्ध करने का प्रयास न करें। चेतावनी, मानसिक संपर्क अथवा संवाद स्थापित करने की कोशिश निषिद्ध है। आपका अस्तित्व इसके सामने नगण्य है। सौभाग्य से मैं अभी जीवित था और इतनी तुच्छ उपस्थिति होने के कारण वह मुझे देख भी नहीं रहा था। मैं उसके शिकार बनने योग्य भी नहीं था। पहले चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई हों, यहाँ तक कि कोडो दैत्य का सामना करते समय भी मैं शांत रह पाया था। लेकिन इस राक्षस को देखकर मैं पहली बार सचमुच डर गया। भय मेरी रीढ़ से पूरे शरीर में फैल गया। कुछ सेकंड के लिए मैं सांस लेना भी भूल गया। ये वह आदिम आतंक था जो हर जीव के डीएनए में अंकित होता है। जब तक उसके कदमों की आवाज पूरी तरह गायब नहीं हो गई, मैं वहीं जड़ बना खड़ा रहा। तब तक मेरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। डंगोनन का अंतिम शासक पहली मंजिल पर क्यों आया है? लेकिन मेरे पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। सबसे जरूरी काम यहाँ से भागना था। मेरी दाहिनी टांग टूट चुकी थी, इसलिए मैंने तुरंत इवोल्यूशन का निर्णय लिया। हर बार स्तर बढ़ने या विकास होने पर मेरी सारी स्थिति पूरी तरह बहाल हो जाती थी। साथ ही सभी नकारात्मक प्रभाव भी हट जाते थे। ये मेरे लिए सबसे तेज उपचार था। मैंने विकास विकल्पों को फिर से खोला। मेरे सामने 3 रास्ते थे, सामान्य युवा ड्रैगन, लघु युवा ड्रैगन और विकृत युवा ड्रैगन। काफी सोच विचार के बाद मैंने विकृत युवा ड्रैगन का चयन किया, क्योंकि डंगोनन में जीवित रहने के लिए केवल शक्ति नहीं, रणनीति भी चाहिए थी। इसके अलावा यह तीनों में सबसे छोटा आकार रखता था। यह मेरे अंधकार तत्व की कमजोरी भी समाप्त कर सकता था और एक नया कौशल देता था, मिडनाइट पावर। निर्णय लेने के बाद मैंने पुष्टि कर दी। विकास आदेश स्वीकार किया गया। 10 सेकंड में विकास पूर्ण होगा। अगले ही पल गर्म ऊर्जा पूरे शरीर में फैल गई। टूटी हुई टांग दोबारा उगाई। मेरी लंबाई 80 सेंटीमीटर से घटकर लगभग 60 सेंटीमीटर रह गई, लेकिन शक्ति कई गुना बढ़ गई। मेरे बैंगनी रंग के शल्क धातु जैसी चमक छोड़ने लगे। वे पहले से कहीं अधिक मजबूत थे। मैंने तुरंत अपना स्टेटस पैनल खोला और मैं खुशी से भर गया। इस विकास ने मुझे केवल नए कौशल ही नहीं दिए थे, बल्कि मेरी सारी क्षमताओं को भी एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। हालांकि एक बुरी खबर भी थी। मेरी राक्षसी जाति अब दुर्लभ प्रजाति से घटकर निम्न श्रेणी में आ गई थी। इसका मतलब था कि मेरी भविष्य की क्षमता थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन वर्तमान में जीवित रहना ज्यादा महत्वपूर्ण था। भविष्य की चिंता बाद में की जा सकती थी। मैंने तुरंत निर्णय लिया, मुझे दूसरी मंजिल पर जाना होगा। पहली मंजिल के राक्षस अब मेरे लिए बहुत कमजोर हो चुके थे। पहले एक कोडो दैत्य को मारने पर 600 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते थे, अब वही केवल 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता था। कमजोर राक्षस तो लगभग कोई एक्सपीरियंस ही नहीं देते थे। इस मंजिल पर रहकर आगे बढ़ना असंभव था। सौभाग्य से मैं पहले ही दूसरी मंजिल का प्रवेश द्वार खोज चुका था, जो एक विशाल सुरंग थी जिसकी दीवारों पर पिघली हुई चट्टानों के निशान थे। यह स्पष्ट था कि इन्हें लेवायथन ने बनाया था। तभी दूर से फिर
फिर वही गूंजती हुई भेल जैसी गर्जना सुनाई दी, गहरी, भारी और आत्मा को कंपा देने वाली। मेरे भीतर फिर से भय जाग उठा। मैंने बिना देर किए दूसरी मंजिल की ओर छलांग लगा दी। कई मिनटों की मुक्त गिरावट के बाद मैं आखिरकार दूसरी मंजिल पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैं उतरा मेरा शरीर किसी धातु की चीज पर जा गिरा। मैंने दर्द से कराहते हुए नीचे देखा तो वह मानव कवच का टूटा हुआ टुकड़ा था। मैंने उसे उठाकर ध्यान से देखा। मानव कवच, क्या दूसरी मंजिल पर मनुष्यों की सभ्यता मौजूद है? लेकिन अगले ही पल मैंने इस विचार को खारिज कर दिया। ऐसा कमजोर कवच राक्षसों के सामने बेकार था। यदि यहाँ कोई मानव सभ्यता होती तो वह इससे कहीं बेहतर उपकरण बनाती। तो क्या बाहरी दुनिया के मनुष्य इस डंगोनन में प्रवेश कर चुके हैं? आखिर इस दुनिया के वास्तविक शासक तो मनुष्य ही हैं। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा, लेकिन तभी मेरी ड्रैगन प्रवृत्ति ने खतरे का संकेत दिया। मेरे पीछे किसी की उपस्थिति थी। मैं तुरंत घूमकर पीछे देखने लगा।